हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। हम लोग एक चैप्टर पढ़ रहे हैं, ये क्लास 11th का है। सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल, कोशिका विभाजन और कोशिका चक्र। ये लेक्चर जो है बोर्ड एग्जाम की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, साथ ही जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो भी बच्चे हैं एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, उन सब में जीव विज्ञान से ये सब क्वेश्चन आते हैं। कोशिका, कोशिका विभाजन, ऊतक, टिश्यू, ये सब सारी चीजें आती हैं। तो ये सब जो छोटे छोटे लेक्चर्स हैं उन बच्चों के लिए भी हेल्पफुल होगा। बहुत बड़ा लेक्चर नहीं रहता है, छोटा ही रहता है। किसी एक टॉपिक पे बहुत कम टाइम में हम एक टॉपिक कंप्लीट करते हैं। तो जो भी बच्चे देख रहे हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सब के लिए हेल्पफुल होगा। कॉन्सेप्ट समझेंगे तो क्वेश्चन बन जाएगा आप लोगों से। इसके पहले जो बच्चे फर्स्ट लेक्चर नहीं देखे हैं, पहले वो देखकर आए, तभी ये लेक्चर समझ में आएगा। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने एम फेज क्या होता है, माइटोसिस क्या होता है, मियोसिस क्या होता है, जिसे हिंदी में समसूत्री विभाजन एंड अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। एम फेज क्या है, इंटरफेज क्या होता है, G1 S G2, ये सब सारी बातें फर्स्ट लेक्चर में कर चुके हैं, उसमें बता चुके हैं ये सब क्या है। तो पहला लेक्चर अगर नहीं देखे हो तो पहले उसे देख करके आइए, फिर ये लेक्चर देखिए, तब आप समझ पाएंगे। आज की क्लास में हम लोग मेटाफेज, एम फेज के मेटाफेज, जिसे हम हिंदी में मध्यावस्था कहते हैं, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। प्रोफेज के बारे में पढ़ लिए हैं, जिसे हम पूर्वावस्था कहते हैं। प्रोफेज में जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है वो डी इंटीग्रेशन होना स्टार्ट होता है, बिगिन होता है। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, जिसे हम केंद्रक झिल्ली कहते हैं, वो धीरे धीरे ब्रेक होने लगता है, टूटने लगता है। और जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो डिसअपियर होने लगता है, स्टार्ट होता है। पूरी तरह डिसअपियर नहीं होता, केवल स्टार्ट होता है डिसअपियर होना। जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं, कोशिका अंग है, जैसे आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी बॉडी हो गई, राइबोसोम्स हो गया, इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम हो गया, ये सारी चीजें धीरे धीरे डिसअपियर होने लगता है। क्रोमोसोम कंडेंसेशन होना स्टार्ट हो जाता है, गुणसूत्र थोड़ा सघन होने लगता है। ऐसे क्या रहता है कि वो बहुत उलझा हुआ रहता है, तो धीरे धीरे प्रोफेज में सुलझने लगता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें उसमें स्टार्ट होता है। सेंट्रियोलर मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। सेंट्रियोल ये होता है, आप देख पा रहे हैं, सेंट्रियोल इसे बोलते हैं। यही स्पाइंडल फाइबर का फॉर्मेशन करता है। तो ये बीच में रहता है, ये धीरे धीरे अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लगता है। ये सारी बातें प्रोफेज में हुआ था। अब मेटाफेज में क्या होता है, मेटाफेज में जो भी चीजें प्रोफेज में स्टार्ट हुआ था वो सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी मेटाफेज में। तो देखिए मेटाफेज में क्या होता है। इन मेटाफेज कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। मेटाफेज में जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, जिसे हम केंद्रक झिल्ली कहते हैं, ये पूरी तरह डिसइंटीग्रेट हो जाता है, मतलब पूरी तरह ये टूट जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। सेकंड है क्रोमोसोम आर कंप्लीटली कंडेंसेशन। जो क्रोमोसोम है वो कंप्लीटली कंडेंसेशन हो जाता है, मतलब वो पूरी तरह क्रोमोसोम कुछ इस तरह से पूरा एकदम कंडेंसेशन इसका हो जाता है, सघन हो जाता है। इस तरह से वे मोटा बिल्कुल क्लियर दिखने लगता है। ठीक है, फिर आपका जो थर्ड ऑप्शन है, क्रोमोसोम मूव टू इक्वेटर। जो क्रोमोसोम है वो इक्वेटर की तरफ मूव करने लगता है, मतलब क्रोमोसोम बीच में एक लाइन से मेटाफेजिक प्लेट पे दिखने लगता है। मेटाफेज में क्रोमोसोम बीच में ऐसे दिखने लगता है, बिल्कुल इक्वेटर पे आ जाते हैं। फिर आपका है स्पाइंडल फाइबर अटैच्ड टू क्रोमोसोम बाय द हेल्प ऑफ काइनेटोकोर। स्पाइंडल फाइबर, ये जो सेंट्रियोल है, ये सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर अगर आप थोड़ा और जूम करके देखेंगे तो सेंट्रियोल ऐसे रहता है, एक लॉन्गिट्यूडनल, एक ऐसे हॉरिजॉन्टल रहता है, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल, इस तरह से रहता है, इसे हम सेंट्रियोल बोलते हैं। और इसी सेंट्रियोल से बहुत सारे फाइबर्स निकलते हैं। तो आप देख पा रहे हैं फाइबर्स निकल रहा है, सेंट्रियोल से फाइबर निकल करके विद द हेल्प ऑफ काइनेटोकोर अटैच्ड हो जाता है। काइनेटोकोर ये रेड कलर के मार्कर से हम दिखाए हैं,
जो क्रोमोसोम से लगा हुआ है, क्रोमोसोम के सेंटर पे बीच में काइनेटोकोर लगा है। इस काइनेटोकोर का फॉर्मेशन स्पाइंडल फाइबर ही करता है और फिर ये काइनेटोकोर से पकड़ लेता है क्रोमोसोम को और क्रोमोसोम को फिर ये सेपरेट कर देता है, अलग अलग कर देता है, यहाँ से स्प्लिट हो जाता है क्रोमोसोम। तो काइनेटोकोर से इस लाइन का यही मतलब है, स्पाइंडल फाइबर अटैच टू क्रोमोसोम विद द हेल्प ऑफ काइनेटोकोर। काइनेटोकोर की हेल्प से ये अटैच्ड हो जाता है। क्रोमोसोम विथ टू सिस्टर क्रोमैटिड आर क्लियरली विजिबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इंपॉर्टेंट लाइन है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन में जो मेटाफेज होता है, इसमें जो क्रोमोसोम होता है वो क्लियरली विजिबल होने लगता है मेटाफेज में। सिस्टर क्रोमैटिड क्या होता है, हमने बताया था, क्रोमोसोम का आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। ये क्रोमोसोम है, डीएनए बहुत ज्यादा कंडेंसेशन हो जाता है इसमें, एक क्रोमोसोम है, इसे हम क्रोमैटिड बोलते हैं। ये जो आर्म निकला है इसे हम क्रोमैटिड बोलते हैं और बीच वाले को जहां पे थोड़ा सा कंस्ट्रिक्ट है, दबा हुआ भाग है, इसे हम सेंट्रोमियर बोलते हैं, सेंट्रोमियर। तो आप देख पा रहे हैं प्रोफेज में क्या होता है, इस क्रोमोसोम सिंथेसिस करता है, सिंथेसिस होकर के ये कुछ इस तरह से बना लेता है, ठीक है। तो यही जो क्रोमैटिड है ये डबल हो गया है तो इसे हम सिस्टर क्रोमैटिड बोलते हैं। ये आपका हो गया सिस्टर क्रोमैटिड। यहाँ पे देखिए दिखाए हैं एक क्रोमैटिड ये, एक क्रोमैटिड ये, मिलाकर के 2 सिस्टर क्रोमैटिड हो गया। पूरी बात आपको समझ में आई क्या क्या होता है। मेटाफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली डिसइंटीग्रेशन हो जाता है, क्रोमोसोम कंप्लीटली कंडेंसेशन हो जाता है, क्रोमोसोम इक्वेटर पे आ जाता है, स्पाइंडल फाइबर अटैच्ड हो जाता है क्रोमोसोम से काइनेटोकोर की हेल्प से, क्रोमोसोम 2 सिस्टर क्रोमैटिड में क्लियरली दिखने लगता है, 2 सिस्टर क्रोमैटिड दिख रहा है। अब डायग्राम में आप देख लीजिए किस तरह से मेटाफेज में दिखाई देता है पूरा स्ट्रक्चर, किस तरह से बीच में ऐसे क्रोमोसोम रहता है, स्पाइंडल फाइबर अपोजिट साइड में आ चुके हैं, सेंट्रियोल अपोजिट साइड में आ चुके हैं और सेंट्रियोल से स्पाइंडल फाइबर निकल रहा है, निकल करके इधर से और इधर से क्रोमोसोम को पकड़ लिया है काइनेटोकोर की हेल्प से। फिर इसके बाद आएगा आपका थर्ड स्टेज जिसे हम बोलते हैं एनाफेज। एनाफेज में क्या होगा, ये क्रोमोसोम स्प्लिट हो जाएगा, टूट जाएगा, यहाँ पे 2 क्रोमोसोम में डिवाइड हो जाएगा ये, ठीक है। जो प्रत्येक क्रोमोसोम है वो 2 में डिवाइड हो जाएंगे, ये प्रोसेस होगा। आई होप मेटाफेज आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत कम टाइम का ही लेक्चर रखे हैं, बहुत बड़ा नहीं। नेक्स्ट लेक्चर में हम अच्छे से एनाफेज समझेंगे। अगर इस लेक्चर में आप लोग को कहीं भी कोई डाउट आया है तो उसे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं कमेंट बॉक्स में ही आंसर दे दूंगी या फिर नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग को एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। पढ़ाई करते रहिए, थैंक यू।